अल्तमश सावरी के साथ ऐसा क्यों करता है, क्यों करता है, क्यों करता है। तो आज की किस्त में मुझे लगता है उन्हें थोड़ा सा जवाब मिल जाएगा। बाकी का अगली किस्त के अंदर मैं कवर कर दूँगी। तो चलते हैं अपने नावल की किस्त की जानिब। आज बड़े दिनों बाद उसने पुराने सूटकेस में से अपने शौहर आदम बलोच की तस्वीर निकाली। उसकी वजह आज के दिन का बहुत ख़ास होना था, वरना बरसों पहले उसने ये तस्वीर उस सूटकेस के अंदर कपड़ों के नीचे छुपा कर रख दी थी, क्योंकि इसके मुताबिक अब ये सिर्फ तस्वीर याद बनकर ही रह गई थी, क्योंकि आदम बलोच से मोहब्बत की कीमत उसे बहुत महंगी चुकानी पड़ी थी। वो चाहकर भी इस तस्वीर को दोबारा नहीं निकालना चाहती थी। इसकी ज़िंदगी में जो हादसा हुआ उसके बाद तो हर किसने। आज मैंने आपकी तस्वीर को इसलिए निकाला क्योंकि आज मुझे आपको बताना है कि आपका बेटा बड़ा हो गया है। तस्वीर को हाथ में लिए वो चारपाई पर आ बैठी, आंखों से आंसू रवा थे। न जाने ये आंसू खुशी के थे या फिर तकलीफ के। इस वक्त कुछ भी कह पाना मुश्किल था, लेकिन शायद ये आंसू खुशी के ही थे। मगर आंखों में इन आंसुओं के पीछे बेपनाह नफरत झलक रही थी। ये नफरत उसके शौहर के लिए नहीं बल्कि बलोच खानदान के लिए थी। जानते हैं वो मेरी खातिर अपने ही खानदान से टकरा रहा है। मैं नहीं जानती वो खुश है या नहीं, क्योंकि मुझे इस बात का इल्म नहीं, मगर मैं इतना ज़रूर चाहती हूँ कि मैं इस हवेली के अंदर जाऊँ। अपने दिल की ख्वाहिश जाहिर करते हुए उसके चेहरे के तासुरात खरीदले हो चुके थे। अगर कोई इस वक्त सुनहरा को देख लेता तो यकीन नहीं कर पाता ये वही मुन्निसार खातून है जिसके चेहरे से कभी मुस्कुराहट गायब नहीं होती थी। इस हवेली वालों से मुझे कोई दुश्मनी नहीं थी जब तक वो इस दुख में थे कि उनका बेटा मर गया, लेकिन अब मुझे वहाँ के एक एक नफीन से नफरत है। मुझे नफरत है अपनी मोहब्बत से जो मैंने आपसे की और इस खानदान का हिस्सा बन गई। आदम बलोच की तस्वीर पर उसकी पकड़ हद दर्जा सख्त हो गई। अगर मुझे पता होता मेरी मोहब्बत मुझे ऐसी दलदल में ले जाएगी तो मैं ज़िंदगी में मोहब्बत करने से पहले तौबा करती। मैं सारी ज़िंदगी कुंवारी रहना पसंद करती, मगर कभी मोहब्बत नहीं करती। क्या पाया मैंने मोहब्बत पाकर? 2 दिन की गुर्बत और सारी ज़िंदगी की रुसवाई। उसके दिलो दिमाग शायद इस वक्त तकलीफ की आखिरी हद से गुजर रहे थे। मेरे पास एक इज्जत ही थी, मगर आपके खानदान ने आपके जाने के बाद उसका भी मान नहीं रखा। जब के मारे उसने आंखें भींची तो दिमाग के पर्दों पर कई ऐसे मनाजिर घूम गए जो रूह को खाली कर देने की सलाहियत रखते थे, जिसमें खालिद बलोच ने उसके साथ। इससे आगे वो सोचना नहीं चाहती थी। तस्वीर को एक तरफ फेंक कर वो खिड़की में आ खड़ी हुई। मैं दुआ करूंगी आज मेरा बेटा केस जीत जाए। अगर वो केस नहीं जीत पाता तब भी खालिद बलोच की मौत मेरे हाथों ही लिखी है। मैं उस इंसान को मार दूंगी, चाहे फिर उसके बाद मुझे ही मौत के घाट उतरना पड़े। वो इंसान जिंदा रहने के काबिल नहीं। अल्तमश घर नहीं था। आजकल न जाने रातों को उठकर कहाँ चला जाता था। सोचो के मंजर माजी में घूमने लगे। उसे आज भी वो दिन याद था जब 10 साल अल्तमश को स्कूल भेजकर वो घर के कामकाज से फारिग होकर किताब पढ़ने में मसरूफ थी। दिन के 12 बज रहे थे जब खालिद बलोच उसकी अनैक्सी में आ धमका। उसे लगा शायद किसी काम से आया होगा, मगर उसके इरादे तो कुछ और ही थे। ओह सुनहरा कैसी हो? बिना बोले ही वो उसके बराबर चारपाई पर आ बैठा। सर पर दुपट्टा लेकर वो खड़ी हो गई। भाई आपको कोई काम था? खड़ी क्यों हो गई? आओ हमारे पास बैठो। जी। वो दूसरी चारपाई पर बैठ गई। अरे वहाँ नहीं, हमारे पास बैठो। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। आप किसी काम से आए थे? उसने अपना सवाल दोहराया। आपकी तन्हाई बांटने आया हूँ। भाई को गए 11 साल हो गए। आपको ये तन्हाई काटने को नहीं दौड़ती? वो उसके दिलकश सरापे को बगौर देखने लगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पास अल्तमश है तो मुझे किसी तन्हाई का एहसास नहीं होता। फिर भी यूं भरी जवानी में आपका ये खूबसूरत बदन किसी की गुर्बत के लिए। वो आगे भी बोलता, मगर जुनैरा ने उसकी बात को दरमियान में ही काट दिया। भाई साहब अपने हद में रहकर बात करें। भूले मत आपकी मरहूम भाई की बीवी हूँ। मरहूम भाई ना, अब वो जिंदा नहीं है तो मुझे अपना महबूब बना लो, ऐश करो। आप अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाएं। आखिरकार उसे हर लिहाज एक तरफ रखना पड़ा। खालिद बलोच के नापरवार हुआ था। वो उठकर अनैक्सी के दरवाजे तक आया। जुनैरा भी दरवाज़ा बंद करने की गर्ज से आगे बढ़ी, लेकिन खालिद ने यकदम उस पर हमला करके सुनहरा को चारपाई पर गिरा दिया। खुद यकदम उसके ऊपर आकर अगले ही पल उसके दुपट्टे को सीने से खींचा। छोड़े मुझे, कोई है, बचाओ। इससे आगे उसके अल्फाज मुंह में ही कहीं गुम हो गए। खालिद ने उसी का दुपट्टा मुंह में ठूंस कर उसका मुंह बंद कर दिया।
और फर्श पर पड़ी एक टूटी तार के टुकड़े से उसके हाथों को बांध कर वो उठ खड़ा हुआ। भाभी जी, अगर प्यार से मान जाती तो यूँ ज़बरदस्ती ना करनी पड़ती। आप तो हैं भी शादीशुदा, चंद पल एक साथ गुजार लेते तो भला किसको पता चलना था। ना तो मैं किसी को बताता और ना आपको ये भरी जवानी ज़ाया करनी पड़ती। वो हंस रहा था और ज़ुनैरा नफ़ी में सर हिलाकर उसे हर अमल से बाज रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खालिद बलोच के सर पर शैतान सवार हो चुका था। वो ललचाई नज़रों से उसके हसीन वजूद को देख रहा था। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ा तो ज़ुनैरा ने लात मारकर उसे खुद से दूर कर दिया। खालिद, उसके लिए गलत अल्फाज का इस्तेमाल करके खालिद बलोच ने घर में ही एक बड़ा कपड़ा उठाया और ज़ुनैरा के पैरों को एक दूसरे से दूर करके दाएं बाएं चारपाई पर बांध दिया। आज तुमने मेरी गैरत को ललकारा है, अब मैं तुम्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। उसके कमीज को ऊपर उठाकर वो इन बड़े बड़े उभारों को मुट्ठियों में दबोच कर मसलने लगा। जरा मैं भी तो ये जायका चख कर देखूं जिसके पीछे मेरा भाई खानदान से टकरा गया। वो उसके उभारों को मुंह में लेकर चूसने लगा। ज़ुनैरा खुद को आज़ाद करवाने की मुकम्मल जान तोड़ कोशिश कर रही थी, मगर उसके हाथों पैरों को इस कदर सख्ती से बांधा गया था कि वो चाहकर भी अपनी मदद नहीं कर सकी। वो उसके वजूद को नोचता रहा। जब बाजार बंद खोलकर उसकी गहराइयों में उतरा तो ज़ुनैरा का वजूद बिल्कुल बेजान हो गया। आंसू यकदम रुक गए। क्या इससे ऊपर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी? यकीनन नहीं। खालिद बलोच के दमदार झटके पूरी चारपाई को हिला रहे थे, मगर ज़ुनैरा बेहिस हरकत लेती थी। क्या हुआ? अब शोर नहीं करना? मज़ा आने लगा है क्या? पहले ही मान जाती तो इतना ड्रामा ना करती। दोनों को बराबर का मज़ा आता। उसे वक्फे वक्फे से 2 बार इस्तेमाल करके वो ज़ुनैरा के हाथ में खोलकर अपने कपड़े पहनने लगा। वैसे बहुत कमाल चीज़ है बाकी, अगर मेरे पास होती तो पूरे महीने बिस्तर से पाँव नीचे धरने ना देता। मेरे वैसे 2 ही बेटे हैं, लेकिन अगर आपके साथ शादी होती तो 2 साल में 3 बार आपके पाँव खारिज कर देती और बच्चों का सिलसिला अब तक रुका नहीं होता। इतनी रस भरी जवानी अगर सारी जिंदगी पीता रहूं तो ये जान खत्म ना हो। यूँ ही मेरा भाई दीवाना नहीं हुआ। वो अभी भी ललचाई नजरों से उसे देख रहा था। जाने का दिल नहीं कर रहा, मगर जाना पड़ेगा। वो चितलेटी ज़ुनैरा की गहराइयों को देखने लगा जो इसकी वजह से सुर्ख हो चुकी थी। अपनी जवानी का खास ख्याल रखा करें भाभी, ऐसा बदन सबको नसीब नहीं होता। उसकी नाजुक जगह पर हाथ फेर कर अपने बदन को मसलता हुआ गहरी सांस लेने लगा। अब आना जाना लगा रहेगा भाभी जी। वो खबासत से कहता वहाँ से चला गया और ज़ुनैरा छत की तरफ देखते हुए सिर्फ खुदा से निकालती थी। ऐसी जिंदगी से मौत मिली थी, काश आदम की जगह गोलियां मुझे लगी। उसे अब इंसाफ चाहिए था। वो खादिम बलोच के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो शहर से बाहर गया था। अगर वह इंसाफ नहीं करेगा तो गफूर बलोच का वकील, जो हर महीने आकर पैसे दे जाता था, वो उससे बात करेगी। मगर खालिद बलोच को उसके अंजाम तक पहुँचा कर ही बदलेगी। 2 हफ्ते बाद वो दोबारा उसके पास आ गया। आज फिर उसके वही इरादे थे जो उस दिन थे। खबरदार जो तुम आज मेरे पास आए, मैं तुम्हारा साथ फाड़ दूंगी, या तो मैं मर जाऊंगी या फिर तुम्हें मार दूंगी। ज़ुनैरा के हाथों से छुरी। अरे भाभी, आपने भी फिर उस दिन वाला ड्रामा शुरू कर दिया। अब आप चाहती हैं कि मैं दोबारा उस दिन की तरह आपके साथ ज़बरदस्ती करूँ? क्या आपको ये बहुत पसंद है? भाई के साथ भी ऐसा करती थी। वैसे इस तरह भी बहुत मज़ा आता है। वो खबासत से हंसता हुआ इसके करीब आ गया। मैं कह रही हूँ दूर रहो। एक बार आपको चख लिया है, अब दोबारा दूर नहीं रहा जाएगा। वो लबों पर जुबान फेर के आगे बढ़ने लगा। ज़ुनैरा ने छुरी से खालिद बलोच के बाजू पर वार किया। एक बार फिर आपने मुझे गुस्सा दिलवा दिया। वो सुर्ख आंखों से दोबारा उसकी तरफ बढ़ा और एक सन्नाटेदार थप्पड़ ज़ुनैरा के मुंह पर दे मारा। वो पल भर में ही जमीन बोस हो गई। छुरी हाथ से छुड़वा कर एक तरफ फेंक कर वो ज़मीन पर ही उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू हो गया। लेकिन इस बार अल्तमश आ गया। उसने आज स्कूल से छुट्टी की थी, हाथ में बैट बॉल थी। अपनी माँ के साथ खालिद बलोच को ज़बरदस्ती करते देख उसका दिमाग घूम गया। हालांकि वो 10 साल का था, मगर उसमें गुस्से की कमी नहीं थी। अपने हाथ में पकड़ा बैट घुमाकर खालिद बलोच की कमर पर दे मारा। वो दर्द के मारे बिलबुला उठा। अपनी हालत दुरुस्त करती ज़ुनैरा ने अल्तमश के हाथ से बैट लिया और खालिद बलोच को मारती हुई हवेली के आंगन में ले आई। खादिम बलोच, जो 2 घंटे पहले ही शहर से वापस आया था, घर में ऐसा तमाशा देखकर दंग रह गया।
ये लड़की, ये तुम क्या कर रही हो? खादिम बलोच का दिमाग घूम गया। ये तो आप अपने भाई से पूछे, इसने अपनी बेवा भाभी के साथ जबरदस्ती की है और आज दोबारा ये मेरी इज्जत के साथ खेलने आ गया। आप लोग पूरे गांव का इंसाफ करते हैं तो आज अपने घर में भी इंसाफ करके दिखाएं। इस इंसान की क्या सज़ा है? मेरी इज्जत लौटने पर आप उसे क्या सज़ा दें? मैं कहती हूँ इसे मौत के घाट उतार दे। ये इंसान कहलाने के काबिल नहीं। वो रोती हुई पूरी हवेली में चीख चीख कर इंसाफ मांग रही थी कि मैं क्या सुन रहा हूँ खालिद। खादिम ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। खालिद बलोच ने जब अपने गले में सारी फिल्म आती देखी तो अपनी हरकत पर शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा इल्जाम जुनैरा पर ही धर दिया। ये झूठ बोल रही है भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि 2 हफ्ते पहले यही मेरे पास आई थी, मुझे अपने पास बुलाकर ले गई, कहने लगी कि तुम्हारा बड़ा भाई आज घर पर नहीं है, आज हम दोनों एक दूसरे के साथ सो लेते हैं। इसे इसकी जवानी काट खाने को दौड़ रही है और बाहर का कोई सहारा इसके पास मौजूद नहीं है। घर का बंदा समझकर ये मुझ पर डोरे डाल रही है और ये आज से नहीं बहुत पहले से हो रहा है। मुझे अपनी रखवाली करने के 1000 में लेकर इस दिन ज़बरदस्ती उसने मुझसे वो सब करवाया, मुझे रिझाया। खालिद बलोच ने जब अपना मुद्दा सामने रखा तो खादिम बलोच ने खा जाने वाली नज़र से जुनैरा की तरफ देखा, जिसके पांव तले से ज़मीन ही निकल गई। ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा इसे। इसके गलत इरादे हैं, ये गलत है। तुम मेरे भाई को गलत बोल रही हो। खादिम बलोच उसकी तरफ बड़े तेवर लिए बढ़ा। मेरा भाई बिल्कुल सच बोल रहा है, अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो तुम। खालिद बलोच यानी इसके मुकाबिल आ गया। तुमने मेरे बड़े भाई को भी अपने हुस्न के जाल में फंसाया, फिर इस खानदान में दाखिल हुई। अब इससे पहले मैं तुम्हारा हशर नशर करवा दूँ, अपनी शक्ल लेकर यहाँ से चली जाओ और अपने बेटे को भी यहाँ से लेकर जाओ। पता नहीं कि मेरे भाई का खून है भी या फिर तुम्हारे ही किसी गुनाह का नतीजा है। हाँ, यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे जैसी औरत हमारे खानदान के लायक ही नहीं। तुम्हारी परछाई भी हमारी नेक बीवियों और बच्चों पर नहीं पड़नी चाहिए। खालिद भी उसके सर पर चढ़ाया। वहाँ की औरतें भी उसे गंदी नजरों से देख रही थी। वो रोती हुई लड़खड़ाते कदमों से चंद कदम पीछे हटी। ये गलत है, तुम लोग मेरे साथ गलत कर रहे हो। मैं कोर्ट में जाऊंगी, इंसाफ मांगूंगी। उसकी धमकी पर खालिद बलोच हंस दिया। तुम्हारी धमकी का कुछ नहीं होगा। कोर्ट कचहरी सब हमारे इशारों पर नाचते हैं। चाहो तो केस करके देख लो। हम तुम्हें कोर्ट में भी गलत प्रूफ कर देंगे क्योंकि तुम गलत हो। खालिद बलोच की आंखों में उसके लिए वाज़ेह चैलेंज था। अगर मेरा भाई गलती पर भी हुआ तब भी हम तुम्हें कभी जीतने नहीं देंगे। तुम्हें कौन कह रहा है इस हवेली के अंदर रहो? जाओ, यहाँ से निकल जाओ। जब यूं मर्दों के सामने दावते नज़ारा बनकर घूमूंगी तो मर्दों का तो ईमान डगमगाएगा ही। खादिम बलोच की बातों ने इसकी रूह तक को जख्मी कर दिया। वो तो पहले ही अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करवा कर बैठी थी। न जाने वो कौन सी घड़ी में उसने खादिम बलोच से इंसाफ की उम्मीद लगा ली थी, जानती हुई भी कि ये पूरा खानदान उससे नफरत करता है। आइंदा अगर तुम या तुम्हारा बेटा हवेली के अंदरूनी हिस्से में दिखाई भी दिए तो दोनों के पैर काट दिए जाएंगे। इन हवेली के मक्खियों को न जाने किस बात का जरूर था। वो अल्तमश को अपने साथ लिए दोबारा नौकरी में आई, मगर वो फिर भी हार मानने वालों में से नहीं थी। बहुत कोशिश की अपने लिए इंसाफ के लिए, वकीलों को भी हायर किया, मगर सिवाय रुसवाई के उसके हाथ कुछ नहीं आया। जितनी रुसवाई हवेली के अंदर हुई, कोर्ट कचहरी में जाने के बाद वो पूरे ज़माने में रुसवा होकर नहीं गई। बाज़ औक़ात उसके दिमाग में ये भी आता कि वो अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर ले, लेकिन वो ये भी नहीं कर सकती थी। इसके साथ एक नन्ही जान जुड़ी थी। उसकी ज़िंदगी का ये पहला दिन था जब उसने अपने ससुर की बात को सीरियस लिया। अब वो खुद चाहती थी इसका बेटा बड़ा होकर एक वकील बने और इन लोगों के खिलाफ लड़े। जो इंसाफ उसे दुनिया नहीं दे पाई वो उसका बेटा दिलवाया। लेकिन जब इल्तमश ने वकालत की पढ़ाई शुरू की तो बलोच खानदान ने दोबारा उस पर अपना प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। बार बार वो जुनैरा को उसके बेटे को मारने का डरावा देती। अगर तुम्हारे बेटे ने हमारे खिलाफ सर उठाने की कोशिश भी की तो तुम अच्छे से जानती हो, जान लेना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। जिस दिन उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ इस दिन भी खादिम बलोच उसे धमका कर गया। वो ऊपर से अपने बेटे को उनसे दूर रहने का कहती ताकि इल्तमश वो सच बता दे जो उसे नहीं पता। वो जायदाद के लिए लड़ रहा था और जुनैरा को जायदाद में कोई लालच नहीं था, मगर फिर भी उसे मन मर्जी करने दे रही थी। अगर वाकई वो हवेली में दाखिल हो गई तो अब उसे अपना इंतकाम लेने से पूरा बलोच खानदान मिलकर भी नहीं रोक सकता। इधर आओ रिबा, शान ने उसे अपने पास बुलाना चाहा।
मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, मजाक नहीं करो, इधर आओ। वो उसे प्यार से बुला रहा था, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। माँ जाने ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? हमारी शादी को 15 दिन हो गए हैं, लेकिन इन 15 दिनों के अंदर हम कहीं भी घूमने नहीं गए। बस तुम्हारा एक ही काम है, दिन में 4-4 बार मेरे साथ ही हम बिस्तरी करते हो। इससे भी तुम्हारा मन नहीं भरता तो रात को भी जलील करते हो। ये क्या तरीका है? इसके सिवा भी कोई दुनिया है? माना कि हमारी शादी मोहब्बत की है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हर वक्त अरीबा तंग आ चुकी थी। तो शादी के पहले दिनों में ही तो ये सब कुछ होता है। वो भी सीरियस मूड में आ गया। शादी के पहले दिनों में ये सब होता है, समझ में आता है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है। मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगी। वो सोफे पर बैठ गई, मुझे कहीं घुमाने लेकर चलो। शान समझ गया इस वक्त वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो गई है, इसीलिए जेब से गोली निकाल कर पानी में हल्की और पानी लाकर उसे पिला दिया। चलो पानी पी लो और फ्रेश होकर आ जाओ, कुछ देर बाद तुम्हें घुमाने ले जाता हूँ। वो उसे तसल्ली देकर वापस बेड पर आ बैठा। वाकई घुमाने ले जाओगे? पानी पीकर वो उसके करीब आ गई। तुम इतना अच्छे हो, अगर मैं पहले ही नाराजगी का इजहार कर देती तो तुम मुझे पहले घुमाने ले जाते। वो उससे कुछ देर बातें करके शावर लेकर जब आई तो उसके पूरे वजूद में बेचैनी फैल चुकी थी। कहीं मन नहीं लग रहा था। शान ने उसे कहा वो घुमाने ले चलता है, मगर वो रोने के दर पर था। मुझे कुछ हो रहा है शान, उसने अपनी बेबसी बयान की। क्या हो रहा है? वो जानता था उसे क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी सवाल कर रहा था। वो अपने कपड़े उतारने लगी। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके साथ बिस्तरी करूं। वो कपड़े उतार कर उसके करीब आ गई। मैं तो पहले ही कह रहा था, प्लीज बिस्तर पर चलते हैं शान। वो अपनी हालत की परवाह किए बगैर उसके साथ आने लगी। चलो ठीक है। वो उसे लेकर बेड पर आ गई। बेड पर आते ही वो जुनूनी अंदाज में उसे छूने लगी। शान ने भी भरपूर जज्बाती मुजाहरा किया। इस वक्त वो दवा के असर में तभी अपनी गहराइयों का दरवाज़ा खोल कर शान को बुलाने लगी। प्लीज शान। वो इसमें आ समाया तो अरीबा को सुकून मिला। हर झटके पर वो अपने अंदर सुकून महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद वो अपने अमल को सरअंजाम देकर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि अरीबा सो चुकी थी। मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हें अब तक बाहर नहीं ले जा सकता जब तक हमारे बच्चे की मौजूदगी में न हो जाए। खुशखबरी मिलते ही मैं तुम्हें बाहर की दुनिया में ले जाऊंगा और हम नॉर्मल लाइफ जिएंगे। जैसे ही उसकी आंख खुली वो दोबारा शान को अपने पास बुला रही थी। वो खामोशी से उसके करीब चला गया। दवा का असर उसके वजूद पर काफ़ी देर असरअंदाज रहता था, तो शान को अगले दिन तक फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। मुबशिर और शबाना की शादी को 2 हफ्ते हो चुके थे। इन 2 हफ्तों के अंदर वो एक बार भी मुबशिर के सामने नहीं गई। इस वक्त भी वो अपने कमरे में बैठी अपने दुपट्टे पर कुछ काम कर रही थी। कोई दरवाज़ा खोलकर इसके कमरे में दाखिल हुआ। वो हैरत से मुबशिर को देखने लगी। नशे की हालत में तो नहीं लग रहा था, फिर उसके कमरे में क्यों आया? ऐसे क्या देख रही हो बेकार औरत, चाहे जाकर मेरे सुकून का इंतजाम करो। उठो। वो उसके उठने का हुक्म देकर खुद बेड पर आकर बैठ गया। कैसे सुकून का इंतजाम? आपको जहाँ नहीं आना चाहिए था। वो सख्त लहजे में गोया हुई। मेरे सामने जुबान चलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? साइड टेबल से वाज उठाकर उसने नाज़ली की तरफ फेंका। एकदम दूसरी तरफ हो जाने पर वो वाज दीवार से जा लगा और नाज़ली बच गई। उसने हैरत से नाज़ली की हिम्मत को तार दी। कुछ दिन मुझसे दूर रहकर तुम्हें बहुत हिम्मत और अकड़ आ गई है। अभी तुम्हारी सारी अकड़ निकालता हूँ। वो उसकी तरफ बढ़ा और बाजू से खींचकर नाज़ली को बेड पर फेंक दिया और खुद उसके ऊपर गिरने लगा कि नाज़ली ने दूसरी तरफ पलटकर खुद को इसके नीचे आने से बचाया और खुद दौड़ती हुई आउट हाउस से निकलकर अपने पुराने मुबशिर के कमरे में आ गई, जहाँ शबाना को उसे देखकर हलक तक कड़वा हो गया। तुम यहाँ पर क्या कर रही? मैं यहाँ पर मुबशिर की वजह से आई हूँ। वो इस वक्त मेरे कमरे में है। वो चाहते हैं आज रात में उनके साथ गुजारूं, इसलिए मुझे उनके लिए तैयार हूँ। मगर यहाँ पर मेरे चंद सूट रह गए। मैं तो उन्हें ही लेने आई हूँ। वो शबाना की मालूमात में इजाफा करके अलमारी की तरफ बढ़ गई, लेकिन शबाना के तो दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया। मुबशिर उसके साथ रात गुजारेगा। वो तन फन करती आउट हाउस की तरफ बढ़ गई। नाज़ली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मुबशिर बलोच। अब तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें मैं अपने जिस्म पर हक नहीं दूंगी, ना ही कभी तुम्हें अपने करीब आने दूंगी। तुमने जितनी मेरी तस्लील की है, मेरी खुददारी को ठेस पहुंचाई है, इसके बाद तुम मुझे उंगली भी लगाओ जो मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं कर पाए।
तो रीडर्स आज की किस्त पर आप लोगों का भरपूर रिस्पॉन्स चाहिए। आज की किस्त क्योंकि बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है, उसमें सावरी और अल्तमश के सीन होंगे। मैं जानती हूँ आज की किस्त में आप लोग उसी के सीन का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन फिर भी कहानी को भी लेकर आगे बढ़ना है तो आप लोग कंप्रोमाइज़ करें।